हेलो वीवर्स, पिछली वीडियोस में हम GR0177 सोल्यूशन को स्टार्ट किया था। हमने 25 तक प्रॉब्लम सॉल्व किए थे। तो इस वीडियो में हम 26 से स्टार्ट ले रहे हैं, प्रॉब्लम 26 और 30 तक के प्रॉब्लम हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो पहला प्रॉब्लम इस वीडियो का हमारे पास है 26। कह रहे हैं कि अ थिन यूनिफॉर्म रॉड ऑफ मास m and length L is positioned vertically above an anchored frictionless point is in figure। ये हमारे पास एक रॉड है जिसका लेंथ हमारे पास L है और इसका जो मास है वो कैपिटल M है। यहाँ पे एक पॉइंट पर एक फ्रिक्शनलेस सरफेस पर ऐसे एक पॉइंट पर रखा गया है वर्टिकली। तो इसका लेंथ हमारे पास कैपिटल L और M हमारे पास इसका मास है। इस पॉइंट के गिर्द ये रॉड घूमेगा, इसके ऊपर ये पड़ा हुआ है। एंड देन अलाउड टू फॉल टू द ग्राउंड, और उसके बाद इसको अलाउ किया गया, ये ऐसे पड़ा हुआ है ऐसे फॉल होने के लिए। तो जब ये फॉल हो रहा था, विद व्हाट स्पीड डज द फ्री एंड ऑफ द रॉड स्ट्राइक द ग्राउंड। अगर ये ऐसे खड़ा हुआ है और इसको हम गिरने दें, ऐसे गिरे, तो इसका जो फ्री एंड है ये ऊपर वाला, ये ज़मीन को किस वेलोसिटी के साथ स्ट्राइक करेगा, हमने ये फाइंड करना है। अब कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को अगर हम देखें तो जब हमारे पास कोई भी बॉडी इस तरह की हो, यहाँ पे मैक्सिमम हाइट पे पड़ा हुआ है, उसको अगर हम ऊपर से नीचे फॉल करेंगे तो ऊपर उसकी जो टोटल एनर्जी थी वो पोटेंशियल एनर्जी है, तो वो एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होती जाएगी। तो जैसे वो ज़मीन पर पहुंचेगा तो उसकी टोटल पोटेंशियल एनर्जी टोटल काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो चुकी होगी। जब ये खड़ा हुआ है तो इसकी टोटल एनर्जी हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी है। जब ये ज़मीन पर गिरा, जब इसने ज़मीन को स्ट्राइक किया तो जस्ट ज़मीन के करीब इसकी टोटल एनर्जी कन्वर्ट हो चुकी थी काइनेटिक एनर्जी में। तो हम ऐसे करेंगे कि काइनेटिक एनर्जी को कंपेयर करेंगे पोटेंशियल एनर्जी के साथ, कि काइनेटिक एनर्जी दिस इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि टोटल का पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो रही है काइनेटिक एनर्जी में। यहाँ पे एक बात हम याद रखें कि यहाँ पे जो काइनेटिक एनर्जी होगी ये रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी होगी। तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी के लिए हमारे पास फार्मूला होता है काइनेटिक एनर्जी दिस इज इक्वल टू हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। आई क्या है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस रॉड, और ओमेगा इज दी एंगुलर वेलोसिटी ऑफ दिस रॉड जब ये फॉल करेगा तो। और पोटेंशियल एनर्जी जो होगी हमारे पास ये बराबर होगी mg, वही फार्मूला, और h। यहाँ पे इस केस में जो हमारे पास h होगा वो L/2 के बराबर होगा, क्योंकि यूनिफॉर्म सॉलिड रॉड है तो इसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा वो जस्ट इसके सेंटर पर होगा। तो अगर टोटल लेंथ इसका L है तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी और पॉइंट के दरमियान जो डिस्टेंस होगा वो L/2 होगा। तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी टोटल पोटेंशियल एनर्जी इसकी L/2 के बराबर होगी, mg × L/2, ये इसकी पोटेंशियल एनर्जी हो गई। ये हमारे पास इक्वेशन 1 है और ये हमारे पास इक्वेशन 2 है। हम इन दोनों एनर्जीज़ को कन्वर्ट करेंगे, लेकिन इस एनर्जी में हमारे पास एक दो चीज़ें अननोन है। हम पहले वो निकाल लेते हैं, इसमें पुट कर लेते हैं, दोबारा हम फिर दोनों एनर्जीज़ को कंपेयर करके वेलोसिटी की वैल्यू निकालेंगे जिसके साथ ये स्ट्राइक करेगा ज़मीन को। तो हम क्या कर लेते हैं कि सबसे पहले इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया को कैलकुलेट करते हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो सॉलिड रॉड है उसका बराबर होता है 1/12 mr स्क्वायर, 1/12 mr स्क्वायर। आर स्क्वायर हमारे पास क्या है? यहाँ पे इस वक्त हमारे पास जो आर है ये हमारे पास एल है, तो इसका हो जाएगा 1/2 ml स्क्वायर। लेकिन जब ये सॉलिड रॉड है, जब ये मूव करेगा, रोटेट करेगा, तो इस वक्त इसकी जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है ये टोटली ये नहीं रहेगी। यहाँ पे इसके साथ एक और टर्म भी ऐड होगा। अगर हम पैरेलल एक्सिस थ्योरम को पढ़ें तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम में हम कह रहे हैं कि अगर दो यूनिफॉर्म बॉडीज़ एक पॉइंट पर रोटेट करे तो उसकी जो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगी
वो बराबर होती हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस वन, ये हो जाएगा हमारे पास 1/12 ml² प्लस मोमेंट md²। डी जो है दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स, दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स ऑफ दिस बॉडीज। तो चूंकि ये पॉइंट है, इसकी गिर्द इसने रोटेट करना है, और ये हमारे पास जो है ये इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी ने इस पॉइंट पे रोटेट करना है, तो डी हमारे पास पॉइंट और इस सेंटर ऑफ ग्रेविटी के दरमियान का डिस्टेंस होगा। तो इसको अगर हम यहाँ पे लिखे तो हमारे पास हो जाएगा 112 ml² प्लस ml²/4 हो जाएगा। l/2 का स्क्वायर हो जाएगा तो l²/4 होगा। इसका अगर हम LCM ले लें तो हमारे पास आ जाएगा 1/3 ml²। ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रॉड होगी। ये हमारे पास इक्वेशन 3 है। तो हम अगर देखें यहाँ पे ओमेगा भी हमारे पास है, ओमेगा होता है हमारे पास V = R ओमेगा। यहाँ पे हमारे पास R जो है ना उसको हम L ले लेते हैं। तो अगर R को मैं L कह दूँ, V = L ओमेगा, तो हमारे पास ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी जो एंगुलर वेलोसिटी है V/L। ये हमारे पास 4 हो गया। इन दोनों इक्वेशंस को, इन दोनों वैल्यूज़ को, I और ओमेगा की वैल्यूज़ को हम काइनेटिक एनर्जी में पुट कर लेंगे और फिर काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी के साथ कंपेयर कर लेंगे, तो हमारे पास वेलोसिटी की वैल्यू निकल आएगी। तो हम ऐसे कर लेते हैं कि काइनेटिक एनर्जी हमारे पास है 1/2 I ओमेगा²। तो ये हमारे पास बन जाएगी 1/2, इसकी जगह पे लिख लेंगे 1/3 ml² मल्टीप्लाइड बाई ये लिख लेंगे V²/L²। तो L² आपस में कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास जो काइनेटिक एनर्जी होगी इसकी वैल्यू हमारे पास बन जाएगी 1/6 mv²। ये हमारे पास काइनेटिक एनर्जी आ गई। किसकी? काइनेटिक एनर्जी ऑफ दिस रॉड। अब अगर हम इन दोनों एनर्जीज़ को आपस में कंपेयर कर लेंगे तो ये हमारे पास है mgL/2, ये हमारे पास है, ये हो जाएगा mg। अगर हम पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे कंपेयर कर लेंगे तो ये mgL/2 दिस इज इक्वल टू 1/6 mv²। तो m के साथ कैंसिल हो जाएगा, 6 इधर मल्टीप्लाइड हो जाएगा। जब 6 मल्टीप्लाइड हो जाएगा या ये हो जाएगा 6gL/2, तो L/2 से ये बन जाएगा 3gL दिस इज इक्वल टू V²। अगर हम बोथ साइड का स्क्वायर रूट ले लें, अगर हम बोथ साइड का स्क्वायर रूट ले लें तो हमारे पास बन जाएगा V = 3gL²। V दिस इज इक्वल टू 3gL²। G इज द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, L इज द लेंथ ऑफ दिस रॉड। तो ये इस वेलोसिटी के साथ ज़मीन को स्ट्राइक करेगा। तो हमारे पास जो ऑप्शन 3 है C वाला, ये हमारे पास राइट ऑप्शन होगा। तो इसमें हमने क्या किया, हमारे पास एक रॉड था जो कि यूनिफॉर्म था, उसकी हमने सबसे पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट की। अगर रॉड ऐसे गिरेगा, यहाँ से इसी डायरेक्शन में गिरेगा, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी उसकी इसी डायरेक्शन में मूव करेगी। तो यहाँ पे इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस होगा वो L/2 था। तो हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया को फाइंड किया कि रॉड की मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस md²। डी जो है दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एंड द सेंटर ऑफ ग्रेविटी, तो वो L/2 के बराबर थी। यहाँ पे पुट की तो हमारे पास इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है गिरने के दौरान 1/3 ml² के बराबर आई। और ओमेगा हमारे पास R ओमेगा, V = R ओमेगा होता है। R यहाँ पे हमारे पास L है, तो V = L ओमेगा, ओमेगा = V/L। तो काइनेटिक एनर्जी की हमारे पास 1/6 mv² वैल्यू आई। इसको हमने पोटेंशियल एनर्जी के साथ कंपेयर किया, क्योंकि जब ये रॉड ऐसे वर्टिकली खड़ा हुआ था, पोजीशन पे लगा हुआ था, तो उस वक्त इसकी टोटल एनर्जी पोटेंशियल थी। लेकिन जब ये गिरा तो ड्यूरिंग दी पाथ यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में इसके पास दोनों एनर्जीज थी, काइनेटिक और पोटेंशियल। लेकिन पोटेंशियल एनर्जी ग्रेजुअली चेंज हो रही थी इनटू काइनेटिक एनर्जी। लेकिन जो ही ये ज़मीन को स्ट्राइक कर रहा था, जस्ट बिफोर द स्ट्राइकिंग
द अर्थ, इसकी जो एनर्जी थी वो टोटली काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो चुकी थी। चूँकि काइनेटिक एनर्जी वेलोसिटी डिपेंडेंट है, स्पीड डिपेंडेंट है, तो इसलिए हमने वो भी फाइंड आउट कर लिया। इसमें हमारे पास जो थर्ड ऑप्शन है 3gl², ये राइट ऑप्शन आ। नेक्स्ट प्रॉब्लम है 27, द आइगन वैल्यू ऑफ हर्मिशियन ऑपरेटर आर ऑलवेज। ये हमारे पास एक थ्योरम है क्वांटम मैकेनिक्स का कि हर्मिशियन ऑपरेटर के आइगन वैल्यूज़ हमेशा के लिए रियल होते हैं। यहाँ पे कोई कैलकुलेशन की इसकी ज़रूरत नहीं है, तो हम इसको सीधा सीधा कह देते हैं, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट थ्योरम है क्वांटम मैकेनिक्स में कि हर्मिशियन ऑपरेटर के आइगन वैल्यूज़ हमेशा के लिए रियल होते हैं। तो 28 हमारे पास है नेक्स्ट, उसमें कहते हैं कि दो हमारे पास स्टेट गिवन है किसी फंक्शन के। एक गिवन है साई वन है 5 1 इंटू -3 2 और +2 3, और साई 2 हमारे पास है 1 -5 2 प्लस x इंटू 3। ये हमारे पास दो स्टेट्स गिवन है, साई 1 और साई 2। और फिर कहते हैं कि इनके जो ये स्टेट्स हैं, इस फंक्शन की ये 3 स्टेट है 1 2 3 1 2 3, और इसकी भी 3 स्टेट है 1 2 3। कहते हैं कि अगर ये ऑर्थोनॉर्मल है, अगर ये 3 स्टेट 1 2 और 3 ये एक दूसरे के साथ ऑर्थोनॉर्मल है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x द स्टेट साई 1 एंड साई 2 ऑर्थोगोनल। तो साई 1 और साई 2 कब ऑर्थोगोनल होगी? सबसे पहले तो हम कहते हैं कि अगर हमें ये गिवन है कि ये 3 स्टेट्स आपस में ऑर्थोनॉर्मल है। ऑर्थोनॉर्मल का मतलब ये है कि अगर इस स्टेट में इसका इनर प्रोडक्ट इसके साथ ले या इसके साथ ले तो 0 आएगा, लेकिन इसका अपने आप के साथ ले तो हमेशा के लिए 1 आएगा। इसका मतलब ये है कि अगर 1 का इनर प्रोडक्ट 1 के साथ हो तो ये, या 2 का इनर प्रोडक्ट 2 के साथ हो, या 3 का इनर प्रोडक्ट 3 के साथ हो, तो ये हमेशा के लिए 1 देगा। अदरवाइज़ अगर 1 का इनर प्रोडक्ट 2 के साथ हो, या 1 का इनर प्रोडक्ट 3 के साथ हो, या 2 का इनर प्रोडक्ट 3 के साथ हो, या वाइस वर्सा, तो ये सारे हमें 0 देंगे। तो ये ऑर्थोनॉर्मल की डिफिनीशन है कि दो स्टेट्स तब ऑर्थोनॉर्मल होंगे अगर इनका आपस में अपने आप के साथ इनर प्रोडक्ट 1 हो, लेकिन किसी दूसरे स्टेट के साथ इनर प्रोडक्ट इसका 0 के बराबर हो। तो कहते हैं कि अगर ये ऑर्थोनॉर्मल है तो x की किस वैल्यू के लिए ये दो फंक्शंस जो हैं ये ऑर्थोगोनल होंगे। ये दो फंक्शंस कब ऑर्थोगोनल होंगे? अगर इन दोनों का इनर प्रोडक्ट हमारे पास 0 के बराबर है। हम इन दोनों का आपस में इनर प्रोडक्ट देखते हैं। अगर हम इनका प्रोडक्ट ले लें साई 1 और साई 2, इनको आपस में हम मल्टीप्लाइड करें तो ये हमारे पास ऐसे होगा कि इनको इसके साथ, इसको इसके साथ और इसको इसके साथ मल्टीप्लाइड करेंगे, क्योंकि इसको अगर हम इन दो के साथ मल्टीप्लाइड करेंगे तो इसके मुताबिक ये 0 होगा। इसको अगर इन दो के साथ करेंगे तो 0, इसको अगर इन दो के साथ करेंगे तो 0 होगा। तो हम उसी को आपस में मल्टीप्लाइड करेंगे, इसको इसके साथ मल्टीप्लाइड करेंगे तो 5 and 2, इसके साथ यहाँ पे 1 है 1, और इनर प्रोडक्ट हम लेंगे 1 का इनर प्रोडक्ट 1 के साथ। तो यहाँ पे हम इन दो को आपस में मल्टीप्लाइड करेंगे, प्लस -3 को -5 के साथ, और 2 का 2 के साथ इनर प्रोडक्ट लेंगे, प्लस इस 2 को x के साथ मल्टीप्लाइड कर लेंगे, और फिर 3 का 3 के साथ इनर प्रोडक्ट लेंगे। ये सारे 1 के बराबर आ जाएंगे। तो ये हमारे पास हो जाएगा 5 प्लस ये ऐड होके 15 प्लस 2x, और ये 0 के बराबर हो जाएगा। दिस इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू -10। तो x की यहाँ पे अगर हम -10 वैल्यू लेके, तो ये दोनों फंक्शन साई 1 और साई 2 एक दूसरे के साथ ऑर्थोगोनल होंगे। तो हमारे पास E जो हैं ये यहाँ पे राइट ऑप्शन है। द नेक्स्ट प्रॉब्लम इज द स्टेट साई and 2 1 over square root psi -1 plus 1 over square root 2 psi 1 plus 1 over square root 2 psi 2, where -1 1 and 2 are the eigenvalues, is a linear combination of 3 orthonormal eigenstates। ये 3 ऑर्थोनॉर्मल आइगन स्टेट है 1
2 3। ऑर्थोनॉर्मल आइगन स्टेट्स का मतलब है कि इनका अगर हम आपस में इनर प्रोडक्ट लेंगे तो वो 1 के बराबर होगा। ऑफ द ऑपरेटर आइगन स्टेट कोरिस्पॉन्ड टू दी ऑपरेटर ओ, इस ऑपरेटर को कोरिस्पॉन्ड करते हैं टू द आइगन वैल्यूज -1 1 और 2। व्हाट इज द एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ दिस ऑपरेटर फॉर दिस स्टेट्स। हमारे पास एक फंक्शन गिवन है साई, या इसकी ये वैल्यू गिवन है हमारे पास, इस फंक्शन की ये डिफिनीशन है। कहते हैं कि इसमें 3 स्टेट्स हैं और तीनों ऑर्थोनॉर्मल स्टेट्स हैं और ये इसका लीनियर कम्बिनेशन है। ये किसी ऑपरेटर को कोरिस्पॉन्ड करते हैं जिसके आइगन वैल्यूज़ -1 1 और 2 हैं। तो इस ऑपरेटर की एक्सपेक्टेशन वैल्यू क्या होगी। हमारे पास एक्सपेक्टेशन वैल्यू की डिफिनीशन है कि साई स्टेरिक इनर प्रोडक्ट ऑफ ऑपरेटर ओ विद साई दिस मस्ट इक्वल टू, ये अब ये इसको हम क्या करेंगे, एक्सपेक्टेशन वैल्यू के बराबर ही होगी। ये अगर कोई ऑपरेटर है तो इसकी एक्सपेक्टेशन वैल्यू इसके बराबर होगी। तो हमने उसकी एक्सपेक्टेशन वैल्यू को फाइंड करना है। चूँकि ये इसके जो स्टेट्स हैं वो ऑर्थोनॉर्मल है तो इनको बस आपस में हम क्या कर लेंगे, इसके आइगन वैल्यूज, इसका -1 है, इसका 1 है और इसका 2 है, तो इसको आपस में इस दोनों का हम साई 1 और साई 2 का इनर प्रोडक्ट लेंगे और वहाँ से हमारे पास एक्सपेक्टेशन वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पे अगर हम इनर प्रोडक्ट लेंगे साई स्टेरिक का तो ये यही फंक्शन होगा और यहाँ पे क्या होगा कि 1/√6 एक बार और एक इसके चूँकि अपने साथ कर रहे हैं तो ये 1/√6 2 बार मल्टीप्लाइड हो जाएगा एंड टू साई दिस फंक्शन इनर प्रोडक्ट विद साई, ये -1 और ये -1 का हो जाएगा, प्लस इसका जो दूसरा लीनियर, इसका जो दूसरा आइगन स्टेट है वो क्या है 1/√2, इसका 1/√2। चूँकि इसको हम आपस में इनर प्रोडक्ट इसका ले रहे हैं तो इसलिए हम इसको 2 बार ले रहे हैं, इसका इनर प्रोडक्ट ये हो जाएगा। प्लस इसको भी सिमिलरली ऐसे करेंगे √3 और इसको भी 1/√3 और इसका जो साई 2 है हमारे पास और साई 2 का इनर प्रोडक्ट ले लेंगे इक्वल टू दिस ऑपरेटर इसकी एक्सपेक्टेशन वैल्यू। अभी ये हमारे पास आ जाएगा 1/6, ये हमारे पास हो जाएगा 1 प्लस ये हमारे पास हो जाएगा 1/2 और ये हो जाएगा 1, ये 1, ये भी 1 और ये भी 1, यहाँ पे आ जाएगा 1/3। दिस इज इक्वल टू एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ ओ। इन सब को अगर हम ऐड अप करें तो एक्सपेक्टेशन वैल्यू यहाँ पे हमारे पास 1 के बराबर होगी। तो इस ऑप्शन में इसमें हमारे पास ऑप्शन सी जो है ये राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट प्रॉब्लम है 30, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन कुड रिप्रेजेंट द रेडियल वेव फंक्शन फॉर एन एटम फॉर एन इलेक्ट्रॉन इन एटम और इज़ द डिस्टेंस ऑफ द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियस। हमारे पास कोई एटम है, ये इसका न्यूक्लियस है, यहाँ पे किसी शेल में ये इसके शेल्स हैं, शेल के यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन है, उसके लिए हमारे पास 3 फंक्शंस गिवन हैं। तो इनमें से हमारे पास कौन सा बेस्ट रिप्रेजेंट हो रहा है रेडियस के लिए, रेडियल फंक्शंस के लिए। तो अगर हम हाइड्रोजन का रेडियल फंक्शन पहली स्टेट्स में देखें 1 0 0 तो वो हमारे पास होता है 1/a⁴/2 e⁻⁻r/a। तो ये हमारे पास कांस्टेंट है, ये 1/a भी कांस्टेंट है, r जो है वो रेडियस है। इस फंक्शन को अगर हम देखें तो ये फंक्शन हमें एक वैल्यू बता रहा है कि एक तो ये फंक्शन चेंज हो रहा है एक्सपोनेंशियली और दूसरा ये इस तरह चेंज हो रहा है, अगर इसको हम देखें कि जैसे जैसे r इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है तो साई जो है वो 0 की तरफ जा रहा है। तो ये प्रॉपर्टी हम ऊपर 3 फंक्शंस में देखते हैं, इसमें और इसमें और इसमें। जो इस प्रॉपर्टी को ओबे कर रहे हैं तो वो हमारे पास राइट ऑप्शन होगा। ये चूँकि हमारे पास रेडियल फंक्शन है तो अगर हम यहाँ पे देखें तो रेडियल फंक्शन में इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के करीब होगा तो इस पे कोई फंक्शन अप्लाई होगा। जैसे जैसे वो ऊपर बाहर जाएगा तो एक वक्त ऐसे पहुँचेगा कि ये इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस के विसिनिटी से निकल जाएगा तो ये फ्री हो जाएगा। यहाँ पे वहाँ पे समझ लीजिए ये फंक्शन जो है वो कोलैप्स कर जाएगा, 0 हो जाएगा। तो हम उसके लिए कहते हैं कि अगर r लेट से इन्फिनिटी पे पहुँच जाए तो साई हमारे पास 0 हो जाएगा। तो ये असल में हम इलेक्ट्रॉन को अगर विसिनिटी से निकाल रहे हैं हम
फंक्शन को कोलैप्स कर रहे हैं। एक वक्त ऐसे आएगा कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के विसिनिटी से निकल जाएगा रेडियली, तो हमारे पास वहाँ पे फंक्शन ज़ीरो हो जाएगा। तो ये प्रॉपर्टी हमने इनमें देखनी है। अगर हम फर्स्ट को देखें तो फर्स्ट में हमारे पास यहाँ पे कांस्टेंट है ये, और बी भी हमारे पास कांस्टेंट है या 1/a है, और -r है यहाँ पर बी जो इस फंक्शन को चेंज कर रहा है। ये फंक्शन बी एक्सपोनेंशियली चेंज हो रहा है, और इस फंक्शन में बी अगर हम देखें जैसे जैसे r इन्फिनिटी की तरफ जाएगा फंक्शन जो है वो ज़ीरो की तरफ जाएगा। तो ये जो फंक्शन है ये इन दोनों प्रॉपर्टीज़ को ओबे कर रहे हैं, ये दोनों प्रॉपर्टीज़ पूरी कर रहे हैं। तो हम कहते हैं कि ये जो फंक्शन है ये इस इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए रेडियल फंक्शंस के लिए करेक्ट ऑप्शन होगा। अगर हम इसमें देखें, इसमें जैसे r इन्फिनिटी की तरफ जाएगा तो ये हमारे पास ज़ीरो नहीं होगा। r गोज़ टू इन्फिनिटी डज नॉट गोज़ टू ज़ीरो, तो ये ज़ीरो की तरफ नहीं जा रहा है। इसमें अगर हम देखें, इसमें जैसे जैसे r इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है तो हमारे पास ये तो ज़ीरो हो रहा है, ज़ीरो की तरफ आ रहा है। जैसे जैसे r इन्फिनिटी की तरफ जा रहे हैं, जो फाई है वो गोज़ टू ज़ीरो, ये ज़ीरो की तरफ आ रहे हैं। बट लेकिन अगर इसमें अगर हम एक और केस देखें कि व्हाट विल हैपन टू r इज इक्वल टू ज़ीरो, r इज इक्वल टू ज़ीरो पर साई जो है वो अनडिफाइन हो जाएगा। जब साई अनडिफाइन होगा तो हमारे पास ऐसे फंक्शन नहीं होते जो कि, तो इसकी यहाँ पे r इज इक्वल टू ज़ीरो पर इस फंक्शन की कोई मीनिंगफुल वैल्यू नहीं है, तो इसलिए ये ऑप्शन भी करेक्ट नहीं हो सकता। ये भी करेक्ट नहीं हो सकता क्योंकि ये इसके बेसिक इस प्रिंसिपल को ओबे नहीं कर रहा। तो ये हमारे पास राइट ऑप्शन है। तो हम कहते हैं कि पार्ट ए इज़ दी राइट ऑप्शन। फंक्शन 1 इज़ ओनली रिप्रेजेंट द लीनियर फंक्शन। अगर हमारे पास वेव फंक्शन अगर एक इलेक्ट्रॉन हो जो कि एक एटम के अंदर मौजूद है। तो इसके साथ हमारी ये वीडियो अख्तिताम को पहुंचती है। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली वीडियोस की आपकी नोटिफिकेशन आते रहें। इंतज़ार कीजिएगा अगली वीडियो का।